नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है 29 अप्रैल 2022 की करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करने वाले हैं। कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन सभी विषयों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिलें तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। तो अपने आप को जगाइए, अपने आप की चेतना के साथ बात करिए और उसके बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाइए। आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में। आज का पहला सवाल है, एशिया के सबसे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? एशिया के सबसे बड़े है मेरे मित्रों, सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय, एशिया के सबसे बड़े क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य आतिथ्य मेला 2022 का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन मेरे मित्रों किया जा रहा है नई दिल्ली में। नई दिल्ली कहाँ है सब लोग जानते हैं मेरे मित्रों, देश की राजधानी है। और यहाँ पर ही विभिन्न प्रकार के देशों के जो राजदूतों के जो ऑफिस हैं वो भी यहाँ पर स्थित है। एम्बेसी जो है विभिन्न देशों की वो भी नई दिल्ली में स्थित है। रक्षा अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। इसके अलावा भी बहुत सारे संस्थानों के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है मेरे मित्रों। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले 2000, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सबसे बड़े है यहाँ पर, सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला 2022 का आयोजन, जिसका नाम क्या रखा गया है? आहार रखा गया है। आहार जो है वो आहार नाम से है, आहार 2022 के नाम से इसका आयोजन किया जा रहा है अभी हाल ही में। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। 31 अक्टूबर 2019 को मेरे मित्रों अमित शाह जी ने लोकसभा और राज्यसभा जो है उनके नेतृत्व में क्या किया था, संसद के नेतृत्व में 31 अक्टूबर 2019 को इस प्रकार का विधेयक जो लेकर आए। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने और वर्तमान में यहाँ पर जो है वो राधा कृष्ण माथुर जो है, राधा कृष्ण माथुर जो हैं, राधा कृष्ण माथुर वो यहाँ के क्या हैं, उपराज्यपाल हैं। चलिए आगे बात करते हैं मेरे मित्रों। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का आयोजन कब तक किया जा रहा है? यानी विश्व टीकाकरण जो दिवस है, टीकाकरण सप्ताह है, इसका आयोजन जो है वो कब किया जा रहा है? लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल विषय के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है। लॉन्ग लाइफ यहाँ पर है, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल जो है इस मिशन के साथ क्या किया जा रहा है, यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल इस मिशन के साथ विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का आयोजन जो है वो 23 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक किया जाना है। और टीकाकरण दिवस भी आपने थोड़े दिन पहले मनाया होगा, 16 मार्च तारीख आपको याद ही होगी मेरे हिसाब से, ये 16 मार्च को यहाँ पर। तो 23 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का आयोजन किया जा रहा है। अगली बातचीत क्या है जरा देखिएगा। प्रधानमंत्री ने हाल ही में दूधवाणी नामक जो है एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया है, ये बताइए। दूधवाणी नाम के एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन असम से किया है, गुजरात से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से। तो इसका सही जवाब है मेरे मित्रों, अभी गुजरात के दौरे पर गए थे पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त उन्होंने गुजरात से जो है वो एक दूधवाणी नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो है उसका क्या किया था, यहाँ से उद्घाटन किया था। पंजाब में अभी चन्नी सरकार नहीं है मेरे मित्रों, ध्यान रखना है आप लोगों को। यहाँ पर नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी नई सरकार बन चुकी है और असम के दौरे पर अभी प्रधानमंत्री जो हैं वो जाकर आए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, योगी जी की सरकार कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की जो बातें हैं वो सामने निकल कर योगी जी के काल में आ रही है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पर है 19 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप छूने वाली देश की पहली कंपनी कौन सी बन चुकी है? तो यानी 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है वो छूने वाली देश की एकमात्र कंपनी बन चुकी है, जो कि कौन सी है? रिलायंस कंपनी है। ये रिलायंस कंपनी जो है वो अंबानी जो है, ये अंबानी ग्रुप जो है उनके नेतृत्व की कंपनी है। और रिलायंस ग्रुप देश की एकमात्र ऐसी कंपनी बन चुकी है जो 19 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप अप रखने की योग्यता रखती है।
इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में कुरिल द्वीप समूह चर्चा में रहा है, ये किन दो देशों के मध्य विवादित है? तो कुरिल द्वीप को लेकर के अभी हाल ही में जापान जो है, उस जापान ने इसे अपना क्षेत्र बताया है। जापान जो है इसे अपना क्षेत्र बताया है, जापान ने, इसी वजह से ये चर्चा में आ गया। और कौन से दो देश हैं जिनके बीच में ये विवाद का विषय रहता है? तो जापान और रूस जो है, इसके बीच में यह विवाद का विषय, जापान और रूस के बीच में किसको लेकर विवाद है? तो इस कुरिल द्वीप को लेकर के विवाद है। और अभी हाल ही में जापान जो है, इस जापान ने क्या किया, इस कुरिल द्वीपों को अपने क्षेत्र में दिखाया है, इस वजह से और ज्यादा चर्चा में आ गया। लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का किताब किसने जीता? लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का किताब जो है मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है, जो कि रेस 1 जो है, यानी रेस की जो प्रतियोगिता होती है उसके खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। एलन थॉम्स, हसन हेरा और एमा राडुकोनो, ये पुरुष जो हैं उनके विजेता हैं। और ये महिला जो है, ये भी इसकी क्या है, विजेता है। इनको भी पुरुष और महिला वर्ग के लिए क्या किया गया है, पुरस्कार स्वरूप इनको सम्मानित किया गया है। तो एमा राडुकोनो का संबंध तो किससे है भैया? टेनिस से है। किससे है? टेनिस से संबंधित है। और प्रसिद्ध एथलेटिक्स खिलाड़ी एलन थॉमस हेरा जो है, ये क्या है भैया? ये एथलेटिक्स से संबंधित है, एथलेटिक्स से संबंधित एथलीट है। इनको भी क्या किया गया है, इसी कार्यक्रम में सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। चलिए, इसका सही जवाब है मैक्स वेरस्टेपेन जो है, इनको लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जो है दिया गया है। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका क्या किया जाएगा मेरे मित्रों, आयोजन किया जाएगा। 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो विश्व व्यापार संगठन का 12वां जो है वो सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। अभी प्रधानमंत्री जो है वो यूरोप के दौरे पर जाने वाले, आपको पता होगा यूरोप दौरा जो है वो किसका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और एक तरीके से ये कह दीजिएगा कि नए वर्ष का यह है इनका प्रथम दौरा भी है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अभी दिल्ली में जो है वो रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया था। यहाँ पर किसका आयोजन किया गया था? रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग जो है, रायसीना डायलॉग जो है उसका आयोजन भी यहाँ पर किया गया था। और यूरोपीय संघ की प्रमुख जो है उन्होंने इसमें क्या किया था, भाग लिया था। चलिए, इसके बाद अगला सवाल है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं अभी हाल ही में, बताइए। तो भारत ने इस कुश्ती प्रतियोगिता में 17 पदकों के साथ अपने आप का एक कीर्तिमान स्थापित किया, और जिसमें हरियाणा सबसे अव्वल रहा। कौन सा रहा भैया? हरियाणा जो है वो सबसे क्या रहा, अव्वल रहा इस पूरी की पूरी प्रतियोगिता में। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल मिलाकर इसमें 17 पदक जीते, जिसमें हरियाणा सबसे आगे रहा। हरियाणा में खट्टर सरकार है, आपको पता है, खट करने वाली सरकार खट्टर सरकार है। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP जो है, UNEP द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ की उपाधि से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? UNEP, यूनाइटेड इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है, इसके द्वारा एंटोनियो गुटेरेस या डेविड एटनबरो या व्लादिमीर पुतिन या नरेंद्र मोदी। तो इसका सही जवाब है एटनबरो को इस बार के लिए क्या किया गया। एटनबरो वो व्यक्ति हैं जिनको गांधी शांति पुरस्कार भी मिल चुका है मेरे मित्रों। तो डेविड एटनबरो को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार भी मिल चुका है, और पहले नरेंद्र मोदी को भी ये सम्मान मिल चुका है। और यूएनओ के महासचिव जो है वो वर्तमान में कौन है मेरे मित्रों? यूएनओ महासचिव जो है वो एंटोनियो गुटेरेस है। व्लादिमीर पुतिन जो है वो रूस के राष्ट्रपति हैं, और वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच में विवाद का विषय बना हुआ है, और ये युद्ध जो है वो लगातार 60 दिन से ऊपर हो चुके हैं उसको। औषधि महानियंत्रक ने 5 से लेकर के 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किस कोविड-19 वैक्सीन को अभी हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? तो मेरे मित्रों, अभी मैंने ये सब आंसर आपको लिख कर दे दिए सामने। 6 से 12 वर्ष के लिए कोवैक्सीन को जो मंजूरी मिली है, और कार्बोवैक्स जो है उसको 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए कार्बोवैक्स जो उसको मंजूरी मिल चुकी है, और जाइकोव डी जो है वो 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों को मंजूरी प्रदान की गई है। यहाँ मान लीजिए 6 वर्ष है, यहाँ 12 वर्ष है और इससे ऊपर है। तो यहाँ 5 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको तो कार्बोवैक्स है, और 6 से 12 के लिए कोवैक्सीन है, और 12 वर्ष से ऊपर के हैं उनको जाइकोव डी है। ये ध्यान रखना, जाइकोव डी। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है? कार्बोवैक्स है, 5 से 12 वर्ष के लिए। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण और खबरें जो बच गई उन पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। अभी हाल ही में भारत और मालदीव के बीच में संसदीय मैत्री समूह जो है, इसको लेकर के भारत के संसद के अध्यक्ष, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी जो है उनसे मुलाकात की है। मालदीवीय संसद जिसका नाम मजलिस है, इस मजलिस के अध्यक्ष जो है मोहम्मद नशीद जो है, उन्होंने द्विपक्षीय बैठक की, और लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ इन विभिन्न प्रकार के विषयों पर बातचीत जो है वो मालदीव के
अध्यक्ष जो हैं, संसद के अध्यक्ष यानी मजलिस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला के साथ अभी हाल ही में बातचीत की। इसके बाद इसरो जो है, इन्होंने चंद्रयान 3 मिशन की एक झलक जो है वो दिखाई है। चंद्रयान मिशन जो है वो लगातार जो है इसरो का एक नया मिशन जो है उसको तैयार करने में जुटी और पहली बार इस मिशन की तस्वीरें जो है वो कुछ जारी की गई है इसरो के द्वारा। इसके बाद अगला है मेरे मित्रों, इसको लॉन्च किए जाने की, अगस्त में लॉन्च किए जाने की पूरी तैयारी चंद्रयान 3 की है और इसरो जो है वो अगस्त में इसको लॉन्च कर सकता है। अगला आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण और क्या है जरा देखिएगा। क्वार पन बिजली परियोजना, अभी आपको बताया है पाकिस्तान को इससे परेशानी हुई है। पाकिस्तान ने कहा है कि ये हमारे जो सिंधु जल समझौता है उसका उल्लंघन कर रहे हो। प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 45 अरब रुपए से अधिक की लागत वाली 540 मेगावाट की क्वार पन बिजली परियोजना के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना को चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कार्यान्वित करेगी। यह NHPC और JKS PDC के बीच संयुक्त उपक्रम कंपनी है। इस परियोजना को लेकर 197.55 करोड़ यूनिट की बिजली उत्पादन होगी। यह करीब 4.5 साल में कार्य आरंभ कर देगी। इस परियोजना से लगभग 2500 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इस परियोजना से केंद्र शासित प्रदेश को 40 साल के दौरान लगभग 4548.59 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली और इसी अवधि के दौरान जल उपयोग शुल्क के जरिए 4941.46 करोड़ रुपए का लाभ भी मिलने वाला है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वार पन बिजली परियोजना का संबंध कहाँ से है, तो जम्मू कश्मीर से है। किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो इसे चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। इसके बाद दो महत्वपूर्ण खबरें और भी है। बैटरी पासपोर्ट क्या है? जर्मनी के अर्थव्यवस्था मंत्री रॉबर्ट हेबेक ने घोषणा की है कि देश के मोटर वाहन उद्योग में कंपनियों की एक समूह द्वारा एक पासपोर्ट विकसित किए जाने की योजना है जो यूरोपीय बैटरी के पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाएगा। तो सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, इसे आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बैटरी पासपोर्ट क्या है? जर्मनी जो है उस देश में विभिन्न प्रकार की जो मोटर वाहन उद्योग कंपनी है वो इस प्रकार का पासपोर्ट जारी करेगी जिससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। इसके बाद है पल्ली, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है? तो आपको बता रखा है मैंने पहले भी, सांबा जिला जो है जम्मू कश्मीर में, वहां पर पहली पंचायत ऐसी बनी है जिसका नाम पल्ली है। पल्ली पंचायत यानी सांबा जिले में जम्मू कश्मीर में जो देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो वो अभी हाल ही में बनी है। बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। कार्बन न्यूट्रल यानी शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन संदर्भित करने वाली इस प्रकार की पंचायत समिति जो है वो सांबा बनी है और कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। इसके बाद में मेरे मित्रों अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 अभी हमने बातचीत की है। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन अभी हाल ही में किया गया। यह इस मेले का 36वां संस्करण है। मेले की शुरुआत 26 अप्रैल 2022 को हुई और 30 अप्रैल तक 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार कृषि उत्पादों के विभिन्न खंडों के 80 से अधिक निर्यातक, जिनमें भौगोलिक संकेतक उत्पादक, प्रसंस्कृत खाद्य, जैविक जमे हुए खाद्य उत्पाद शामिल हैं, मेले में भाग लेंगे। तो ये अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है मेरे मित्रों। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो है इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई है। जैसे सब्जियां हैं, फल हैं आदि के उत्पादन के संदर्भ में विचार विमर्श करना है। पूर्वोत्तर महोत्सव जो है वो आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में 28 अप्रैल को पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य जो हैं उनमें इसका आयोजन किया जा रहा है और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अनुसार 7 दिन तक इसका आयोजन करेगा, जिसका उद्देश्य हम किसी से कम नहीं इस भावना के साथ पूर्वोत्तर राज्यों को आपस में जोड़ने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद अगला क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जा रहा है मेरे मित्रों? बेंगलुरु में किया जा रहा है। 4 से लेकर के 13 जून 2022 तक आयोजित किए जाएंगे। देखिए, एक तो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स और एक है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है उनका तो आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इनका आयोजन 4 से 13 जून 2022 तक आयोजन होगा। 8500 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। अंडर 18 वर्ग के 25 खेलों में 5 भारतीय खेल भी इसमें शामिल हैं। खेल प्रतियोगिताएं पंचकुला में आयोजित की जाएगी मेरे मित्रों। अंबाला, चंडीगढ़, नई दिल्ली में भी कुछ आयोजन होंगे। 8 मई को पंचकुला के इंद्रधनुष सभागार में इस प्रतियोगिता का शुभांकर और लोगो लॉन्च किया जाएगा। खेलों में स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए साफ सफाई से पूरा प्रबंधन इसमें किया जाएगा। हरियाणवी संस्कृति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा और खेलो इंडिया का उद्देश्य है पूरे देश में खेलों के प्रति लोगों में प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय भावना उसमें भरना, इस प्रकार का
इसका उद्देश्य है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का अलग अलग जगह आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपको बता दिया पंचकुला के शाहबाद, अम्बाला, चंडीगढ़, नई दिल्ली में भी कुछ आयोजन इस समय किए जाएंगे। इसके बाद है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के जो है वो दूसरे कार्यकाल के राष्ट्रपति बन चुके हैं। बस इतनी बात अगर आपको याद रह जाए तो बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से, ठीक है। और फ्रांस से हमने क्या किया था, खरीदा था, तो आपको पता होगा राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे। भारत के गांव डॉकयार्ड में 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो है वो फ्रांसीसी कंपनी के साथ हमारा क्या है, इस पर करार भी है। तो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के नए राष्ट्रपति। ये है दूधवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया, जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन पशुपालन को समर्पित है। बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन को बनासकांठा जिले में सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे बनास डेयरी के नाम से भी जाना जाता है। यह देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है। दूधवाणी सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक और जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है, जो पशुपालन और कृषि के लिए प्रासंगिक है। बनास डेयरी की स्थापना 1969 में हुई थी। यह गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ का एक प्रभाग है, जिसका स्वामित्व सहकारिता मंत्रालय गुजरात सरकार के पास है। यह गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक संगठन है। बनास डेयरी का मुख्यालय पालमपुर गुजरात में स्थित है मेरे मित्रों। चलिए आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने भारतीय ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल से संबंधित कुछ सवाल आपकी बार बार डिमांड थी, तो नया हिस्सा जो जोड़ा गया वीडियो में उसकी दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है, बाकी सब एग्जामों में भी ऐसे सवाल आते हैं। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे निकट है? कोलकाता, दिल्ली, जोधपुर और नागपुर। वैसे तो अगर परीक्षा में इस तरीके का सवाल आए तो मेरे मित्रों तुक्का नहीं लगाइएगा, छोड़कर आइएगा इस तरीके का सवाल, क्योंकि ये जो अक्षांशीय स्थिति है वो आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा। कई बार तुक्के से आप लोग करते हो वो गलत हो जाता है। तो इनमें से तो दी गई है जो अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कोलकाता जो है वो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। भारत में निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? एक बार फिर वैसा ही सवाल है, तो इस बार आइजोल है। तो तभी मैं कह रहा हूं इस तरीके के सवाल अगर परीक्षा में आ जाए तो रटने से कोई फायदा नहीं है, ना आपसे होंगे। अक्षांशीय स्थिति जब तक याद नहीं होगी तब तक आप इन सवालों को छोड़कर चलिएगा। भारत विस्तृत है। भारत का मतलब आपसे अक्षांशीय विस्तार पूछा जा रहा है या देशांतरीय विस्तार पूछा जा रहा है, किस किस अक्षांशों के बीच में स्थित है? 37, 17 से लेकर के 8 जो 28 है इसके मध्य स्थित है या इनमें से कोई नहीं? तो दिए गए जो अक्षांशीय स्थिति है उसके हिसाब से भारत इनमें से किसी भी अक्षांश में स्थित नहीं है। इसकी सही स्थिति आपको अब पता चलेगी। 8, 4 उत्तरी अक्षांश से 37, 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की स्थिति है। तो भारत की स्थिति क्या है? 8, 4 से 37, 6 तो है अक्षांश उत्तरी अक्षांश में है, पूर्वी देशांतर है 68, 7 से 97, 25। 8, 4, 37, 6 और 68, 7 से लेकर के 97, 25 पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8, 4 से 37, 6 उत्तरी अक्षांश सही है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.82 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये भी ठीक है। भारत का रेखांकीय विस्तार जो है 68, 7 से 97, 25 जो है वो देशांतरीय विस्तार है, सही है। भारत में अक्षांशों की संख्या 26 नहीं है, ये गलत जवाब है मेरे मित्रों। यहाँ पर कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है मेरे मित्रों, आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए। इसके अलावा त्रिपुरा से गुजरती है क्या? मध्य प्रदेश से गुजरती है क्या? मिजोरम से गुजरती है क्या? तो मध्य प्रदेश से गुजरती है मेरे मित्रों, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, मध्य प्रदेश से गुजरती है। तो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो इनमें से सभी जगह से गुजरती है, इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब था। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है? तो भारत को बराबर भागों में बांटने वाला 23.5 डिग्री जो आपका उत्तरी अक्षांश है, जो भारत को 2 समान भागों में विभाजित करता है, यानी कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। राजस्थान के 2 जिले हैं जिनको स्पर्श करती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है मेरे मित्रों। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर है, झारखंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। तो झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा जो है इन क्षेत्रों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। निम्नांकित नगरों में से कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित कौन सा है? तो इनमें से गांधीनगर है। तभी कह रहा हूँ इस तरीके के सवाल अक्षांशीय स्थिति याद होने पर ही सही होते हैं। निम्नलिखित में देशांतरों में से कौन सा देशांतर प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82.5 डिग्री जो है वो यानी 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है वो हमारा क्या है? प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। निम्न में से किस द्वीप युग्म को
10 डिग्री यानी 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो मेरे मित्रों अंडमान और निकोबार को क्या करता है, अलग करता है। तो अंडमान और निकोबार आपको ध्यान रखना है। वैसे अंडमान, लिटिल अंडमान और जो आपका निकोबार है उनको अलग करने का काम कौन करता है, 10 डिग्री चैनल करता है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको, अंडमान को म्यांमार से, अंडमान को निकोबार द्वीप से। तो अभी अभी बताया 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम करता है। इसके बाद मेरे मित्रों अगले कुछ सवाल है, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में सूरज सबसे पहले क्या करता है, दिखाई देता है। इसके बाद है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो सबसे पूर्वी तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, सबसे पश्चिमी गुजरात हो गया। इसके बाद भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है, सुदूर पश्चिम में कौन सा होगा, तो 68 डिग्री होगा, 7 होगा, और पूर्वी देशांतर होगा, और पश्चिम में गुजरात स्थित है। तो यहाँ अगर गुजरात भी आप एक पकड़ लेते तो भी सही हो जाता। तो पूर्वी देशांतर है, ध्यान रखना, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर गुजरात में स्थित है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर के मध्य जो समय है वो लगभग कितने समय का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतराल है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में। भारत ने नई समयावधि में के सूर्योदय की पहली किरण जो है, नई शताब्दी है मेरे मित्रों, शताब्दी में सूर्य की पहली किरण किस देशांतर पर पड़ती है, तो 92.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, उस पर सबसे पहली किरण पड़ती है। इसके बाद लिखा है जबलपुर की, यानी इस कथनों पर विचार करना है, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद, ये सवाल औरंगाबाद के बारे में कहा है, तो इसमें मेरे मित्रों आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाई बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक क्या है, दक्षिणावर्ती है। और औरंगाबाद वाला जो है वो ऑप्शन आपका क्या है, यहाँ पर औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदा व पुणे के अक्षांशों के क्या है, बीच में स्थित है। ये कथन 2 व 3 सही है, इसमें बाकी गलत है। इसके बाद है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से होकर गुजरता है। तो जो सिक्किम से होकर गुजरेगा वो राजस्थान से भी होकर गुजरेगा अक्षांश से। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, एक तो ध्यान रखना मुख्य भूमिका तो कन्याकुमारी है, लेकिन वैसे दक्षिणतम पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट है, पार्सन पॉइंट है, उसे कहा जाता है। तो सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ पर स्थित है, तो बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार है, जहां पर आपका क्या है, सुदूर दक्षिणतम पॉइंट जो है वो स्थित है। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाता है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ रेखा सीमा बनाती है। कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है, क्या लिखा है यहाँ पर, कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहलाता है, तो उज्जैन जो उसे भारत का क्या कहा जाता है, ग्रीनविच स्थान के नाम से जाना जाता है मेरे मित्रों। इसके बाद ये तो राजस्थान के भूगोल से विश्व और आपके भारत के भूगोल से संबंधित कुछ सवाल मैंने लिए। अब मैं विज्ञान से संबंधित कुछ सवाल, इतिहास से संबंधित कुछ सवाल और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कुछ सवाल भी आज की क्लास में आपके सामने रखूंगा। एक एंजाइम की गतिविधि को परिवर्तन द्वारा संशोधित किया जा सकता है, यानी एंजाइम जो है उस एंजाइम की गतिविधि को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो एंजाइम अगर है तो उसको पीएच, जो आपने पीएच मान पढ़ा होगा, सोरेनसन से इस पीएच मान को दिया था, और पीएच जो होता है वो 7 न्यूट्रल होता है मेरे मित्रों। इससे इधर जाओगे और इधर जाओगे तो एक तरफ अम्लीय स्थिति आएगी और एक तरफ कौन सी स्थिति आएगी, क्षारीय स्थिति आएगी। तो एक एंजाइम की गतिविधि को परिवर्तन करने के लिए संशोधन किया जा सकता है, पीएच में अगर संशोधन करोगे तो इसमें संशोधन हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, पेट के भीतर स्तर को कवर करने वाला सुसंगत श्लेष्मा क्षारीय पदार्थ कौन सा है, तो म्यूकोसा के पेप्सिन की कार्रवाई को रोकने के लिए इस प्रकार का काम किया जाता है, तो म्यूकोसा इसका क्या है, सही आंसर है मेरे मित्रों। चलिए अगला है, दिए गए पोषक तत्वों में दूध निम्न में से किसका एक खराब स्रोत है, दूध एक किसका सबसे खराब स्रोत है, यानी किसका स्रोत नहीं है, तो कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लेकिन विटामिन सी जो है उसमें दूध नहीं होता है। इसके बाद अगला सवाल जरा देखिए क्या है, एक वयस्क सामान्य पुरुष में जो है वो दाढ़ के दांत कितने होते हैं, तो 12 जो है वो दाढ़ के दांत होते हैं मेरे मित्रों। सामान्य पुरुष के अंदर दाढ़ के दांत कितने होते हैं, तो सामान्य पुरुष में 12 जो है वो दाढ़ के दांत पाए जाते हैं। इसके बाद अगला सवाल जरा देखिए क्या है यहाँ पर, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो फोलिक एसिड या लोहे तत्व की कमी से जो है वो एनीमिया रोग होता है मनुष्य में सबसे ज़्यादा। इसके बाद अगला सवाल जरा देखिए क्या, जानवरों में एंजाइम सिस्टम नहीं होते हैं जो उन्हें ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं, यानी जानवरों में एंजाइम सिस्टम नहीं होते हैं जो उन्हें ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं।
पानी जो है वो जानवरों में एंजाइम सिस्टम नहीं है, पानी है जो एंजाइम सिस्टम का काम नहीं करता है, जो उन्हें ऊर्जा प्रदान करने का काम नहीं करता है। किसको? जानवरों को। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे भोजन में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? वसा है। वसा जो है वो सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा जो है वो शरीर में हमें ऊर्जा भी मिलती है और इससे बाहरी आघातों से हमारी क्या करता है? सुरक्षा भी करता है। पित्त द्वारा निर्मित होता है। पित्त क्या निर्मित करता है? पित्त किसके द्वारा निर्मित होता है ये आपको बताना। जिगर के द्वारा। जिगर जो है जिसको आप लोग क्या कहते हो? पित्ताशय कहते हो या जिगर को क्या कहते हो? लीवर कहते हो, क्या कहते हो? तो जिगर जो है पित्त इसके द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है। पित्त स्रावित होता है, पित्त द्वारा निर्मित होता है और पित्त स्रावित होता है। तो पित्ताशय जो होता है इस पित्ताशय के द्वारा क्या किया जाता है मेरे मित्रों? पित्त को स्रावित करने का काम किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, पित्त किसके जमा होता है? तो पित्त जमा जो होता है वो पित्ताशय में होता है। क्या होता है? पित्ताशय में जमा होता है और ऊपर जो इसकी श्रृंखला पाई जाती है उसके द्वारा इसका क्या किया जाता है? शोधन किया जाता है। चलिए, इसके बाद भारतीय संविधान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जरा देखिएगा। भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का है, वहाँ से अधिकांश भाग जो है वो लिया गया है। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो राजेंद्र प्रसाद थे, के एम मुंशी थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे, लेकिन महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। संविधान की सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था मेरे मित्रों। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो पहला अध्यक्ष जीवी मावलंकर को बनाया गया था। गणेश वासुदेव मावलंकर जो है वो पहले अध्यक्ष बने थे। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो बी एन राव बड़े संवैधानिक विशेषज्ञ माने जाते थे, तो बी एन राव को क्या किया गया था? संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था या अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था भारतीय संविधान को। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। निम्न में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। आपको पता है स्थायी अध्यक्ष बने थे। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा ने उनको चुना था। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया? तो आपको पता होगा 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में पहली बार जो है वो भारतीय राष्ट्रीय गान जो है वो गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? ये यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं होने की वजह से इसे क्या कर दिया गया है? छोड़ दिया गया है। इसके बाद एक सवाल है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो आपको पता होगा सरोजनी नायडू जो है वो पहली राज्यपाल थी किसी भी राज्य की, जिसने कहा था कि राज्यपाल जो है वो सोने के पिंजरे में बंद एक तोते के समान है। सरोजनी नायडू इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अंगीकृत जो है वो 1949 में कर लिया गया था। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? यानी दल रहित होना चाहिए सब कुछ। जयप्रकाश नारायण ने कहा था ये दलगत व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 जो उसे कहा है। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज आरंभ किया था? संविधान सभा जो है उसने अपना काम आरंभ कब किया था? तो 1946 में संविधान सभा ने कार्य आरंभ कर दिया था मेरे मित्रों। इसके बाद है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। एकात्म सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो केंद्र सरकार के हाथ में होती है, यानी सारी शक्ति केंद्र के पास होती है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था मेरे मित्रों। इसके बाद है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या राष्ट्रपति का लोकतंत्र है, राष्ट्रपति है या फिर प्रतिनिधियों का या तानाशाही का? तो प्रतिनिधियों का तंत्र है, इसे ही हम लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला अमेरिका पहला देश था। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? क्योंकि 1930 में कांग्रेस के अधिवेशन में इसे स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था।
भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है? तो BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है मेरे मित्रों। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी की जो वीडियो की एग्जाम हुई मेरे मित्रों, राजस्थान में वीडियो का जो एग्जाम आयोजित हुआ, उस वीडियो के एग्जाम में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हैं, फर्स्ट पारी का पेपर हुआ था 27 दिसंबर को। कब? 27 दिसंबर को जो पेपर हुआ, उस 27 दिसंबर के पेपर में पूछे हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हैं प्रथम पारी में, उसमें मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा, वापस सवाल रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है। वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है वो कौन सा है? कच्छी घोड़ी वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र के साथ होता है? तो झांझ वाद्य यंत्र जो है वो कच्छी घोड़ी में बजाया जाता है। झांझ जो है वो कच्छी घोड़ी में बजाया जाता है। और कच्छी घोड़ी नृत्य जो है वो विभिन्न प्रकार की घोड़ियां बनाकर जो है उसमें पुरुष जो है वो उसको धारण करके जो है वो विशेष प्रकार की आकृति के रूप में उसका आयोजन करते हैं। इसके बाद है लोक नाट्य चार बेंत किस शहर से संबंधित है? चार बेंत का आयोजन मुख्यतः आपको पता होगा टोंक क्षेत्र में जो है वो किया जाता है। टोंक क्षेत्र में चार बेंत लोक नाट्य का आयोजन किया जाता है। इसके बाद है निम्न में कौन सा युगल नृत्य है? चरी नृत्य, संक्रिया नृत्य और मांदल नृत्य और गिंदड़ नृत्य। ये संक्रिया नृत्य कालबेलिया जो है, कालबेलियाओं का प्रसिद्ध नृत्य है। कालबेलिया जो है इसका संक्रिया और इंडोनी जो है कालबेलियाओं का प्रसिद्ध नृत्य है मेरे मित्रों। इसके अलावा चरी, मांदल, गिंदड़ कौन सा नृत्य है? तो संक्रिया नृत्य ही क्या है मेरे मित्रों? यहाँ पर एक युगल नृत्य है, ऐसा कहा जाता है। युगल नृत्य के रूप में संक्रिया नृत्य को शामिल किया जाता है। चलिए इसके बाद अगला सवाल जरा देखिए क्या है। यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना। राज सिंह फर्स्ट नाथद्वारा, अनूप सिंह बीकानेर, विजय सिंह देवगढ़, सावंत सिंह किशनगढ़। किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ये चित्र शैली का सवाल है, आप शायद मेरे हिसाब से समझ गए होंगे सवाल को। चित्र शैली से सावंत सिंह किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विजय सिंह जो है वो देवगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। अनूप सिंह बीकानेर से संबंधित है। राज सिंह नाथद्वारा से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन विजय सिंह देवगढ़ से संबंधित नहीं है। इसके बाद मेरे मित्रों हैं, यदि हम लूनी नदी के किनारे के उद्गम यानी अजमेर का ये नागपाड़ है और अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, ये ऐसे जाती है, तो अगर इसके उद्गम से सहायक नदियों के क्रम की बात करें तो आपको बताना है कौन सा क्रम इसका सही है। तो सबसे पहले में मेरे मित्रों इसमें गुहिया जो है वो इसमें प्रवेश करती है। कौन सी? गुहिया। इसके बाद 2 नंबर पर कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है गुहिया के बाद मेरे मित्रों है बांडी। गुहिया के बाद में क्या है? बांडी। और बांडी के बाद इसमें से कौन सी है? बांडी के बाद मेरे मित्रों इसमें है सुकड़ी। क्या है? सुकड़ी। और सुकड़ी के बाद में क्या है? इसके अंतर्गत है वो है जवाई। तो यह क्रम आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर है सबसे पहले कौन सी है? 4 नंबर है। 4 नंबर के बाद में है 2 नंबर। 2 नंबर के बाद में कौन सी है मेरे मित्रों? 3 नंबर। 3 नंबर के बाद है 1 नंबर। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, यही ऑप्शन जो बोर्ड ने सही माना है वो यह माना है। जो बोर्ड ने उत्तर माने मैं वही आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ। राजस्थान के किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? तो राजस्थान में पलास को जंगल की आग के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। इसके बाद है दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? दजिया और चिमाता राजस्थान में किस जनजाति से संबंधित है? तो भीलों द्वारा की जाने वाली एक स्थानांतरित कृषि है। क्या है? भीलों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है। स्थानांतरित क्या है भैया? स्थानांतरित कृषि के प्रकार है। स्थानांतरित कृषि के क्या है? प्रकार है, यानी जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि जो है वो आपको ध्यान रखना। और दजिया और चिमाता, इसके अलावा आप लोगों को पता होगा विभिन्न प्रकार के नामों से, अन्य नामों से भी इसे क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो ये भीलों से संबंधित है यहाँ पर। चलिए इसके बाद आगे क्या है जरा देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति सही सुमेलित नहीं है? भाकर पूर्वी सिरोही में, गिरुआ उदयपुर, भोराट का पठार कुंभलगढ़ से। ये देखो मैंने एक दिन कहा था ऐसा सवाल आता है। तो कुंभलगढ़ से लेकर के गोकुंदा यहाँ पर लिखा हुआ है। कुंभलगढ़ से गोकुंदा लिखा हुआ है। रामगढ़ पहाड़ी राजसंबंध। तो इसका सही जवाब क्या है मेरे मित्रों? सुमेलित नहीं है। आपसे यह पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको पता रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो है वो राजसंबंध में स्थित नहीं है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ राजसंबंध में स्थित नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रामगढ़ की पहाड़ियों का संबंध कहाँ से नहीं है? तो रामगढ़ की पहाड़ियों का संबंध राजसंबंध से नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ये होगा। इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है? खेरी बकरी, सोनाड़ी भेड़, सांचोरी गाय, मेहसाना भैंस। मेहसाना भैंस भी सही है, सांचोरी गाय भी सही है, सोनाड़ी भेड़ भी सही है, लेकिन खेरी क्या नहीं होती? बकरी नहीं होती है। खेरी बकरी की क्या नहीं है? किस्म नहीं है, या फिर आपके दी प्रजाति नहीं है।
रामानुजन जो है उसका संबंध किससे, राम जो है वो विशिष्ट है मेरे मित्रों, राम क्या है, विशिष्ट है, तो विशिष्टाद्वैतवाद जो है वो किससे संबंधित है, रामानुजन से। माधव जो हैं वो क्या हैं, तो माधव हैं वो द्वैत हैं, माधव क्या हैं, द्वैत हैं, माधव द्वैत हैं। निम्बारक जो हैं वो, नींबू क्या होता है भैया, नींबू होता है शुद्धाद्वैत, शुद्ध और अशुद्ध दोनों होता है, नींबू क्या है, शुद्ध और अशुद्ध दोनों होता है, तो शुद्धाद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद कौन सा है, निम्बारक है। और वल्लभाचार्य का संबंध किससे, शुद्धाद्वैतवाद से है। ये द्वैताद्वैतवाद है, ये द्वैताद्वैतवाद है, द्वैत और अद्वैत जो है वो कहलाता है द्वैताद्वैतवाद। और शुद्धाद्वैतवाद जो है, शुद्ध भी है और द्वैत भी है, वो कौन सा है, वल्लभ संप्रदाय है। तो इनमें सही सुमेलित आपको करना था, तो इसका सही आंसर होगा 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद मेरे मित्रों 2 और 2 के बाद होगा 1। यह इसका सही सुमेलित होने का क्या है, क्रम है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर है वीर तेजा जी, वीर तेजा जी का संबंध पर्वतसर नागौर से संबंधित है, आप लोग ये बात जानते हैं, पर्वतसर नागौर। शिवरात्रि चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित किया जाता है। मल्लीनाथ जी का संबंध बाड़मेर से है और शिवरात्रि जो है इसका आयोजन भरतपुर में होता है। तो सही सुमेलित करना था, तो सही सुमेलित हो गया भैया, 3 है, 3 के बाद में 2 है, 2 के बाद में 4 है और 4 के बाद में 1 है। ये इसका सुमेलित करने का सही सवाल। ऐसे सवाल आ रहे हैं आजकल परीक्षा में बहुत ज़्यादा। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना, कक्षा 10 की किताब राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति आपको पढ़ाई जा रही है, उसका मैंने जो विभिन्न हमारे पर्यटन स्थल हैं उस चैप्टर का पहला ही पैरा जो है उसको पढ़ लीजिएगा। पहले ही पैरे में आपको पढ़ाया है मैंने 2-3 दिन पहले ही कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1956 में पर्यटन विभाग की राजस्थान में स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, तो चलिए मित्रों, आप लोगों को ये कुछ पता चल रहा है कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू और देलवाड़ा तहसीलों को मिलाया गया था, तो फजल अली आयोग का गठन किया गया था और 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। इसी आयोग की सिफारिश पर क्या किया गया था कि आबू का जो भाग है और देलवाड़ा का भाग जो है वो क्या कर दिया गया था, राजस्थान में उसका विलय कर दिया गया था। तो मेरे मित्रों आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है। गियरसन ने किस बोली को भीलों की बोली कहा है, बोली, भीली बोली या भीलों की बोली किसे कहा है, अहिरवाटी, डिंगल, निमाड़ी, वागड़ी। तो अब्राहम गियरसन ने वागड़ी जो है उसे भीलों की क्या कहा है, बोली कहा है, वागड़ी को भीलों की बोली किसने कहा है, अब्राहम गियरसन ने कहा है। तो मेरे मित्रों अगला सवाल आपके सामने है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो पहला जो है वो भालोजी जयपुर में, कोटपुतली है, भालोजी जयपुर कहाँ पर है, कोटपुतली है, कोटपुतली जो है यहाँ पर क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। ये बात आपको बता दी जा चुकी है। इसके अलावा चूरू जिला जो है, इस चूरू जिले में भी एक स्थापित किया गया, दूसरा जो है वो चूरू जिले में स्थापित किया गया, पहला कहाँ पर, भालोजी जयपुर में। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको थैंक यू। कुछ सवाल हो सकता है आपको यहाँ कुछ समझ में कम आए होंगे, मैं उनको वापस आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा और बाकी जो जितनी चीज़ें आपको समझ में आई है वो सब आप कवर करते चलिए। बाद में वापस आप लोगों से मिलते हैं, तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू, धन्यवाद।